गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं जनरल साइंस क्वेश्चन सीरीज, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेकर के आए हैं। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बार बार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हैं उन्हीं के जैसे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, कि कौन सा फ्यूल ऐसा है जो क्लीनेस्ट है इन सभी में से, इन चारों में से कौन सा फ्यूल क्लीनेस्ट है, मतलब साफ सुथरा है, मतलब कि वो क्या नहीं करता, कोई भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करता बाद में। ठीक है, तो सभी फ्यूल जो हैं वो कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं एयर में। तो इन सभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा है जो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा या पॉल्यूटेंट रिलीज करेगा। पॉल्यूटेंट क्या होंगे, कोई भी सब्सटेंस जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्लीनेस्ट फ्यूल है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है एलपीजी। क्या है? एलपीजी। एलपीजी क्या है? हमारा जो घर है जिस पर खाना बनाया जाता है, जो सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर जो गैसेस भरी होती है, उनके अंदर जो गैस भरी होती है वही कौन सी गैस है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या एलपीजी क्लीन फ्यूल है? दूसरा है कोल, कोयला। क्या है? कोयला। तीसरा है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो गैसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? पेट्रोलियम। तो इनमें से क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है जो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा? देखिए, कोल देखा होगा आपने, जब जलता है तो गैसेज निकलती हैं उसमें से, प्लस बाद में इसका कुछ रह जाता है, रिमेन रह जाता है, राख वगैरह जो रह जाती है, तो वो सारे क्या हैं, जो गैसेज रिलीज होती हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो कोल हमारा क्या है? क्लीन फ्यूल नहीं है। उसके बाद एलपीजी, ये भी हमारा क्लीन फ्यूल नहीं है, क्योंकि जब ये जलता है तो अलग अलग गैसेस, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये निकलती हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम, जो पेट्रोल और डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारे पेट्रोलियम के अंडर में आएंगे। तो ये जब जलते हैं तो ये भी क्या, पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब रिलीज करते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इन सभी में क्लीनेस्ट फ्यूल जो है वो हमारा नेचुरल गैस है। कौन सा है? नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? मीथेन गैस। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मीथेन गैस का और क्या बोलते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि मीथेन गैस को और कौन सी गैस बोला जाता है। तो जो हमारी नेचुरल गैस है ये क्लीनेस्ट फ्यूल है इन चारों में से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम पॉल्यूशन करता है एयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी, स्कर्वी क्या है? एक बीमारी है, डिजीज है। इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन।
कि किस विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, कि किस विटामिन की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं इसमें, विटामिन के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा सी, फोर्थ डी। तो ये 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिजीज होती है? तो सबसे पहले तो आप सभी ने इनके साइंटिफिक नेम लिखने हैं हमें कमेंट बॉक्स के अंदर, और हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमें दे रखा है विटामिन ए, दूसरा दे रखा है विटामिन बी, तीसरा सी और फोर्थ डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। कि विटामिन सी की कमी से, जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब बाकी जो वाइटामिन्स हैं उनकी कमी से भी कोई ना कोई डिजीज होगी। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रतौंधी, कि शाम होते ही जैसा जैसे अंधेरा आने लगता है तो दिखाई कम देने लगता है, वो जो डिजीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होगा। ठीक है, विटामिन बी की कमी से, बहुत सारे विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें बहुत सारी विटामिन आती हैं, जैसे विटामिन B1, B3, B5, B7, B12, ये सारी विटामिन आती हैं। तो विटामिन की कमी से, अलग अलग विटामिन बी की कमी से अलग अलग डिजीज होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ये आप हमें कहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और ये बीमारी जो होगी वो किससे रिलेटेड है ये भी आपने हमें बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि स्कर्वी किसकी कमी से होती है, उसका करेक्ट आंसर है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है। अब आप क्लासरूम में बैठे होते हो या पढ़ने के लिए बैठे हो, लेकिन क्या है, बीच बीच में आपको नींद आती रहती है, मन करता है हम सो जाएं, शरीर में एनर्जी की कमी है, तो वो क्या है, स्कर्वी डिजीज के, मतलब हमारे अंदर किस चीज की कमी है, एक तो एनर्जी की भी कमी है, विटामिन सी की कमी है, और हमारे अंदर उत्साह की भी कमी है। तो पढ़ते समय पूरा जोश होना चाहिए बेटा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, आग बुझाने वाला जो छोटा सा सिलेंडर होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, एक सीढ़ियों पर, जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर गए हैं या फिर किसी मॉल के अंदर गए हैं, तो वहां पर सीढ़ियों के पास में या किसी और जगह पर एक छोटा सा रेड कलर का सिलेंडर टंगा रहता है। तो वो जो रेड कलर का सिलेंडर होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मीन्स आग को बुझाने वाला। क्यों रखते हैं उसको, कि बाय मिस्टेक कभी किसी गलती की वजह से या किसी वजह से आग लग जाए तो तुरंत उस सिलेंडर को लेकर के आएंगे और जो उसके अंदर गैस भरी होगी उसका छिड़काव कर देंगे, जिससे आग बुझ जाएगी। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है जिससे वो आग बुझा देता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन गैस, तीसरा नाइट्रोजन गैस, और सबसे लास्ट में फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा है इनमें से जो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस के अंदर भरा होता है? तो एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आग जलती है, कंबसन जो होता है, उसके लिए कौन सी गैस जरूरी होती है?
तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि अगर ऑक्सीजन देंगे तो आग और ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं है। नाइट्रोजन, ये भी इसका आंसर नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है पहले ही। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? SO2। तो जब ये हीट होगी तो ये ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन इससे निकलेगी, तो ये भी क्या है? आग को बढ़ावा देगी। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जैसे ही CO2 वहां पर आएगी, जब जैसे ही आग लग रही है उसके ऊपर हमने फायर एक्सटिंग्विशर से गैस डाल दी, तो जैसे ही वहां पर CO2 आती है तो क्या होता है? CO2 की वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होते ही जो गैस है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस फिल हुई होती है। CO2 गैस भरी होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होगा उसके अंदर कौन सी गैस भरी होगी? CO2 गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड ऑफ मैच स्टिक कंटेन्स। अब तो माचिस तो सबने देखी है, माचिस की तिल्ली भी सबने देखी है। तो जो मैच स्टिक होता है, मींस माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर जो आगे लगा हुआ रहता है वो क्या चीज होता है? ये पूछा गया है किसमें? क्वेश्चन के अंदर। तो पहला ऑप्शन है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, एक केमिकल का नाम है। दूसरा है पाउडर्ड ग्लास, ठीक है, ये भी केमिकल। तीसरा है सल्फर, फोर्थ है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये माचिस की क्या है? तिल्ली है। एक मैच बॉक्स होता है, ये क्या है? मान लो मैच बॉक्स है। तो इसकी साइड में इस तरह का ब्लैक कलर का वो होता है जिस पर रगड़ते हैं। तो जो मैच स्टिक के ऊपर जो मसाला लगा रहता है इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है या एक किस चीज का बना होता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो जो हमारा मैच स्टिक का जो हेड होता है उसके अंदर जो मेन केमिकल होता है वो हमारा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये केमिकल का नाम है। इसके साथ साथ थोड़ा सा अमाउंट उसमें क्या होता है? रेड फॉस्फोरस का होता है। किसका होता है? रेड फॉस्फोरस का होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी होता है, ट्राइसल्फाइड भी होगा। और क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मिला होता है रेड फॉस्फोरस। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस। और एक केमिकल और होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। ये 3-4 चीजों से मिलकर के जो मसाला लगा हुआ होता है तिल्ली के ऊपर वो बना हुआ होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है रेड फॉस्फोरस भी दे रखा है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अभी मैंने बताया कि मेनली जो केमिकल होगा वो होगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। उसमें थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस डालते हैं, बहुत कम। किस लिए डालते हैं? कि अगर रेड फॉस्फोरस नहीं डालेंगे तो हम चाहे कितनी ही बार उसको जलाने की कोशिश करें वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आग को जलाने के शुरू करने के लिए हमें रेड फॉस्फोरस की जरूरत होती है। उसके बाद जो काफी देर तक वो जलती है, उसके बाद जैसे ही एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आग पकड़ लेता है तब वो लगातार जलती है। तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। सन गेट्स एनर्जी फ्रॉम विच एटम। अब जो सन है हमारा
सूर्य, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इसके पास जो एनर्जी आती है वो किस एटम की वजह से आती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ऑप्शन हमारे क्या हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इन चारों में से कौन सा एटम है जिसकी वजह से सन के पास जो एनर्जी है वो है? सन के पास क्या है? एनर्जी है। इन चारों में से किस एटम की वजह से? तो एटम जो सन है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है? वो भी कौन सा है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं? हीलियम का एटम बनाते हैं। और यही यही जो रिएक्शन उसके अंदर होती रहती है, यही उसके अंदर मेन एनर्जी का सोर्स है। तो कौन सा एटम है जिसकी वजह से एनर्जी हुई आई है? हाइड्रोजन एटम। कौन सा? हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से सनलाइट जो आती है उसके पास एनर्जी है। सन का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म है। गर्म किसकी वजह से होगा? जब तक एनर्जी नहीं होगी, हीट एनर्जी, तब तक वो गर्म नहीं होगा। तो वो जो एनर्जी आती है वो किस वजह से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आती है, जिसमें कौन सा एटम यूज होता है? हाइड्रोजन एटम यूज होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिर्फ अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, मींस पहले ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सैनिक स्कूल में आरएमएस एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ए टैडपोल डेवलप्स इनटू ए फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कि किस प्रोसेस के द्वारा जो टैडपोल है, टैडपोल क्या होता है? जो मेंढक का छोटा, जब बहुत छोटा होता है ना, मेंढक बनने से पहले का जो उसका लार्वा होता है, छोटा रूप होता है, उसको हम बोलते हैं टैडपोल। और टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग जब बनता है तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये टैडपोल लिखा है मैंने कि टैडपोल से फ्रॉग बन गया, तो कौन सी प्रोसेस हुई? तो ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं, फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, बडिंग और रीजेनरेशन। इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा आंसर इन चारों में से करेक्ट है कि ये जो टैडपोल से फ्रॉग बना है, ये जो कन्वर्जन है, बदलना है कि टैडपोल किस में बदल गया? अडल्ट फ्रॉग के अंदर बदल गया। तो ये जो प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। अगर हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो इसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है। तो जो मेटामॉर्फोसिस है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है मेनली, एक तो मेटा, एक मॉर्फ। तो जो मेटा है, मेटा का जो मीनिंग है वो होता है चेंज। क्या है? चेंज। और मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, रूप। कि क्या चेंज हो गया? जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका रूप ही चेंज हो गया। पहले वो टैडपोल था, टैडपोल किसकी तरह दिखता है? फिश की तरह दिखता है। तो टैडपोल से क्या बन गया? फ्रॉग। मतलब क्या चेंज हो गया? उसका फॉर्म चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया। तो आंसर छुपा हुआ है हमारे इसी में। तो मेटामॉर्फोसिस, ओसिस मतलब प्रोसेस हुई है, तो मेटा मीन्स चेंज, मॉर्फ मतलब फॉर्म, की फॉर्म चेंज हुई है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कि जो टैडपोल का कन्वर्जन है किसमें?
फ्रॉग के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं, बाकी जो ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो किस में इन्वॉल्व है, किस प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर यूज होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट जब जुड़ते हैं आपस में, उनका फ्यूजन होता है, जुड़ते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हमें बताइए कि वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है। जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है, जो सेल बनती है, उसको क्या कहते हैं, ये आपने हमें कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट आंसर तो हमने देख लिया ना, मेटामॉर्फोसिस। तो फर्टिलाइजेशन बता दिया है। बडिंग, बडिंग क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। और किसके अंदर होता है बडिंग, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। रीजनरेशन, ये भी एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी रीजनरेशन आया था। तो ये हमें बताना है कि किसके अंदर रीजनरेशन होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्स विच बाइंड्स इंटायर यूनिवर्स, कि किस फोर्स की वजह से जो हमारा यूनिवर्स है वो जुड़ा हुआ है, एक फॉर्म में है। मींस कि जो प्लैनेट्स हैं अपनी एक जगह पर रुके हुए हैं, रुके हुए मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन है उनकी। तो किस फोर्स की वजह से वो बाइंड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो पहला ऑप्शन देखिए, मस्कुलर फोर्स। क्या कोई व्यक्ति प्लैनेट्स को पकड़ के बैठा है क्या, अगर पकड़ के बैठा होता मींस मसल से अपना फोर्स लगा रहा होता कोई, कि कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है या आपका कोई टीचर है जो प्लेनेट को पकड़ के बैठा है, अगर ऐसा होता तो मस्कुलर फोर्स इसका करेक्ट आंसर होता। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कोई भी इंसान पकड़ के नहीं बैठा है प्लैनेट्स को, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है हमारा। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कि इरेगुलरिटीज जो होती हैं सरफेस पर, जो उबड़ खाबड़ सरफेस होते हैं, जब आपस में वो लॉक हो जाते हैं इरेगुलरिटीज, तब जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या प्लैनेट्स एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में चिपके हुए हैं क्या, नहीं। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। फोर्थ देखते हैं पहले, कांटेक्ट फोर्स। क्या प्लैनेट्स आपस में चिपके हुए हैं, उनके आपस में कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इंटायर यूनिवर्स है हमारा, जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में क्या है, बाइंड हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। कि दो तरह के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट होता है, एक नॉन कांटेक्ट। तो कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा जो इंटायर यूनिवर्स है वो बाइंड है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, कि जो हमारा आवाज है, ध्वनि है, साउंड है, वो कहां ट्रेवल नहीं कर सकता, किस मीडियम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो सबसे पहला दे रखा है सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड वैक्यूम। तो सॉलिड को देखते हैं सबसे पहले, कि कोई आयरन रॉड है, उस पर एक एंड को कान के पास रखा है और दूसरे एंड पर कोई स्ट्राइक कर दे, किसी चीज से मार दे, तो हमें आवाज सुनाई दे जाती है। तो इसका मतलब है सॉलिड के अंदर क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, कैन नॉट ट्रेवल।
कि किस में से गुजर नहीं सकता, पास नहीं हो सकता। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल करता है। गैस, तीसरा क्या है, गैस। एयर है, हम बातचीत करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे गैस नहीं है, एयर है वहां पर प्रेजेंट, और एयर के थ्रू ही साउंड ट्रेवल करके हमारे एक दूसरे के पास आ जाता है। तो गैस भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सॉलिड के अंदर भी ट्रेवल करता है साउंड, गैस के अंदर भी ट्रेवल करता है, और लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल करता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वैक्यूम। अब वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जगह होती है, वो स्पेस है जहां पर कुछ भी नहीं होता, ना गैस होगी, ना सॉलिड, लिक्विड, कोई भी चीज नहीं होगी। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, चाहे हम कितना ही जोर से बोलें। अगर हम स्पेस में हैं, कितनी ही जोर से हम बोलें तो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वैक्यूम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्थक्वेक अकर्स इन, कि अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक जो होता है वो कहां पर होता है। तो अर्थक्वेक क्या है, कि जो अर्थ है जब वो शेक करे, ट्रेम्बलिंग करे, कपकपाए, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक कहां पर आता है, तो जो हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ के 3 जोन होते हैं मेनली। कितने, 3। एक आउटर हो गया, एक बीच वाला हिस्सा है, और एक सबसे अंदर वाला। तो जो बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो बीच वाला है इसको बोलते हैं हम मेंटल, और जो सबसे अंदर है इनरमोस्ट, उसको बोलते हैं हम कोर। तो इन तीनों लेयर्स में से अर्थक्वेक किस लेयर के अंदर, किस जोन के अंदर आएगा। तो हम सरफेस पर रहते हैं, अर्थ के हम क्रस्ट पर रहते हैं, और जो अर्थ क्रस्ट है वो छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं, मीन्स जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, लेयर्स हैं, जिनसे मिलकर के हमारा क्रस्ट बना है अर्थ का। तो जब ये लेयर्स आपस में क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, पास करती हैं एक दूसरे को, तब जो ट्रेम्बलिंग होगा, जो शेकिंग होगी अर्थ का, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। जब धरती का सरफेस कपकपाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। और वो कहां पर आता है, जो हमारा सरफेस होता है अर्थ का, जहां पर हम रहते हैं वहां पर आता है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ये बताना है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अर्थक्वेक कहां पर होता है, वो है क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन आई से रिलेटेड। द ह्यूमन आई, कि हमारी जो आंख है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, कि आई का जो हमारी आंख का कौन सा हिस्सा है जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की इमेज बनती है जब हम उसको देखते हैं। जैसे आप फोन देख रहे हो, फिलहाल ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन की इमेज आप देख पा रहे हो वो आई के किस पार्ट पर बन रही है। फिलहाल आप फोन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन की इमेज, जैसे हमारी इमेज होती है ना मिरर के अंदर, उसी तरह इस क्वेश्चन की इमेज हमारे आई के किसी ना किसी पार्ट पर बन रही है। तो यही पूछा है हमें कि किस पार्ट पर, हमारे आंख पर, आंख के किस पार्ट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रेटिना।
दूसरा दे रखा है कॉर्निया, तीसरा दे रखा है प्यूपिल, फोर्थ दे रखा है आइरिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कॉर्निया। क्या है करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है रेटिना। कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने रखी है, जिसको हम देख रहे हैं, वो उसकी जो इमेज बन रही है वो हमारे किस पर पार्ट पर बनती है, आंख के रेटिना पार्ट पर बनती है। ठीक है, बाकियों का काम क्या है, जैसे आइरिस है, आइरिस जो हमारी आंखों का कलर होता है वो किसकी वजह से, कि किसी की आंखें होती है ना ब्लू आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज जो करती हैं, तो वो ब्लू आइज का जो कलर है, ब्लू जो है वो किसकी वजह से होगा, आइरिस की वजह से होता है। मीन्स अलग अलग जो पर्सन होगा होते हैं उनकी आंखों का कलर अलग अलग होता है, तो वो जो आंखों का कलर होता है वो किस वजह से होता है, आइरिस में चेंज होता है, उस वजह से उसका आंख का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर दे रखा है प्यूपिल, कि आइरिस जो होता है उसके अंदर जो ओपनिंग है जिसके थ्रू लाइट इंटर करती है हमारी आंख में, जिसके थ्रू लाइट हमारी आंख में इंटर करती है, उसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पार्ट हम देख पा रहे हैं अपना आंख का आगे का हिस्सा, ये क्या कहलाता है, कॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, रेटिना है। कि जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की जो हमारे सामने रखी है वो किस पार्ट पर बनती है, रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। द गैस विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कि जो हमारी एयर है, हवा है, उस एयर के अंदर कौन सी गैस इनमें से नहीं होती। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलकर के कोई चीज बनी होती है उसको हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, चाय मीन्स चाय पत्ती, दूध, शक्कर, ये सब, तो वो चाय के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन क्या पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, नोट लगा हुआ है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से, क्या एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, होती है, तभी तो हम ब्रीथिंग कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम क्या लेते, तो ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ओजोन, O3 जो है उसको हम ओजोन बोलते हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी ओजोन की एक लेयर है जो हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो ओजोन भी एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट नहीं होती, होती है। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस में गैस लेते हैं कौन सी लेते हैं, CO2। क्या हम घर से उसको सिलेंडर लेके जाते हैं CO2 का प्लांट के पास CO2 देने के लिए, नहीं। वो CO2 कहां से लेते हैं, वो CO2 एयर से लेते हैं। तो ये तीनों एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, केवल कौन सा नहीं है, फ्लोरीन। कि जो फ्लोरीन है वो एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सेकंड, फ्लोरीन इज द नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कि फ्लोरीन एयर का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, की जो हमारी क्रॉप्स होती हैं अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग क्रॉप ग्रो होती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप होती है ग्रो। तो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग क्लासेस के अंदर। उसमें से कुछ क्रॉप्स होती हैं खरीफ क्रॉप्स, कुछ होती हैं रबी क्रॉप्स, और कुछ होती हैं हमारी समर क्रॉप्स। कुछ होती है हमारी रबी, खरीफ और समर क्रॉप्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि खरीफ क्रॉप्स को हम किस सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। तो फिलहाल जो सीजन चल रहा है बहुत ही गर्मी वाला, ये सीजन कौन सा है, समर सीजन है। और इसी सीजन के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हीं को हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, समर सीजन।
कि खरीफ क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है, समर सीजन के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम क्या बोएंगे अभी, पैडी, धान, जिससे हमें क्या मिलेगा, राइस मिलेगा। तो पैडी को समर सीजन में बोते हैं, इसलिए वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। जिनको हम कब से कब बोते हैं, मई जून से लेकर के, जिनकी कटाई कब हो जाती है, सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास कटाई हो जाती है, उन क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो उनकी कब ग्रो करते हैं, बोते कब है उनको, समर सीजन में बोते हैं। जैसे पैडी है, मूंग है, ज्वार है, ये सब क्रॉप्स जो हैं वो कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी, रबी कौन सी होगी, जिनको हम सर्दियों में ग्रो करते हैं, जैसे गेहूं, व्हीट, मटर, कॉलीफ्लावर, ये सब क्या है, विंटर सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स हैं। और ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब है समर क्रॉप्स। ये जो सीजन बचा है, अप्रैल से लेकर के मई तक का, जून तक का जो पीरियड बचा है, इस पीरियड के अंदर जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं उनको हम समर क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समर क्रॉप्स बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, समर सीजन के अंदर खरीफ क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं। अब हमको पता है जो साउंड है उसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। साउंड मींस जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, सोनार, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक। तो जो ह्यूमन है वो एक पर्टिकुलर रेंज, एक रेंज के साउंड को ही सुन सकता है। तो किस फ्रीक्वेंसी की रेंज को ह्यूमन सुन सकता है, ये आपने पहले तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ऐसे साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इंफ्रासोनिक। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब अल्ट्रासोनिक कौन सी होगी, अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सा होगा, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा साउंड कहते हैं। क्लियर है। सुपरसोनिक क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, 20 किलोहर्ट्ज बहुत कम है, जिसकी 125 किलोहर्ट्ज से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, वो सुपरसोनिक साउंड है। जैसे जेट प्लेन होता है ना हमारा, जब वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है, सुपरसोनिक। और सोनार तो पता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो उसमें कौन सी वेव्स यूज होती हैं वो बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंफ्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, कि किस गैस को हम लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसने वाली, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। ठीक है, तो किस गैस को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। कोई कॉमेडी मत कह देना कि कॉमेडियन कोई भी होगा वो लाफिंग गैस होगा, क्योंकि वो लाफिंग गैस थोड़ी है। तो गैस के बारे में हमें बताना है कि कौन सी गैस ऐसी है जो अगर हमारे अंदर चली गई तो हम हंसने लगेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जाती है थ्रू रेस्पिरेशन, हंसी नहीं आती है, तो ऑक्सीजन तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा है CO2, CO2 हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है जब हम रेस्पिरेशन होता है और उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब कंफ्यूजन है इन दो के अंदर कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है
नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कोई तो मूवी है जिसके अंदर ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर एक गैस आती है और सभी लोग क्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वो जो गैस रिलीज हुई थी उस सीन के अंदर, मूवी में उस सीन के अंदर जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी? नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है कि लाफिंग गैस कौन सी है, वो हमारी कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? एक डिजीज है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है? ऑप्शन क्या है हमारे? एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। इन चारों में से किसकी वजह से, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, किस माइक्रोब की वजह से डिप्थीरिया डिजीज होती है? तो फंगस, फंगस से डिप्थीरिया नहीं होता, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है जो हमें कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करता है, कौन सी डिजीज कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर? डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है। ये उस बैक्टीरिया का नाम है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब वायरस, जितने भी कोल्ड वगैरह होता है ना हमें, या स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। ये सब वायरल डिजीज है। फंगस से क्या होगा? रिंग वॉर्म हो जाती है ना, कभी कभी खुजली हो जाती है, गोल गोल निशान पड़ जाता है, तो किसकी वजह से होता है? वो फंगस की वजह से होता है। तो हमें क्या पूछा है? डिप्थीरिया किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, किस माइक्रोब की वजह से हमें डिप्थीरिया डिजीज होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो RMS का पेपर हो, सैनिक का एक पेपर हो, NVS का हो, सभी के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन ही आते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। क्वेश्चन घुमाने से कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। बस क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा घुमा देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, और लैंग्वेज चेंज होते ही क्या है, बच्चा डर जाता है। जबकि डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर कि कोई भी बच्चा इजीली उसका आंसर दे सकता है। सिर्फ कोशिश है, क्या करना होगा, अच्छे से समझ के क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और पढ़ते समय भी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज यहीं पे हम अपना क्लास को ऑफ करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।